बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, दैट इज़ DSC। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैलोरीमेट्री क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है बाय लेवॉइजर एंड लैप्लास। उसके बाद हम DSC को देखेंगे डिटेल में, इसका प्रिंसिपल, टाइप्स, कैलिब्रेशन। इम्पॉर्टेंट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ पीक्स ऑफ DSC कि DSC की पीक्स अगर हमारे सामने आ गई हैं, अगर हमने कोई भी उस पर एनालिसिस किया है अपने सैम्पल पर, तो उसकी पीक्स को हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है एंड द एप्लीकेशंस। सबसे पहले है जी कैलोरीमेट्री क्या है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। हीट ट्रांसफर को स्टडी करना है और वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होगा इस हीट ट्रांसफर को स्टडी करने के लिए उसको हम कहेंगे जी कैलोरीमीटर। हिस्ट्री है जी इसकी by Lavoisier and Laplace in 1782 to 84। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो उन्होंने डिवाइस किया था, जिसके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। सबसे ऊपर आपको लेड नज़र आ रहा है, उसके बाद वायर मैश केज है जिसके अंदर फ्लेम होगा और वो फ्लेम हमारे सैंपल को हीट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर डबल वॉल्स हैं कंटेनर की। ये लैंप आपको नज़र आ रहा है। लैंप का मकसद क्या है जी, लैंप के अंदर हमने अपना सैंपल रखना है। और ये है बकेट। तो ये हो गए इसके सारे पार्ट्स। अब हमने करना क्या है, सैंपल को लैंप के अंदर रखना है और लैंप को बकेट के अंदर रख देना है और बकेट को वायर मैश केज के ऊपर के अंदर रख देना है। ठीक है, ये करके ऊपर से हमने लिड को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब जो हमारे पास डबल वॉल्स ऑफ कंटेनर हैं उनके अंदर प्रेजेंट है आइस। जब हम अपने सैंपल को हीट करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम जो लेवॉइजर एंड लैप्लास थे उन्होंने ये देखा था कि उसके बाद आइस कितनी मेल्ट हुई। जितनी आइस मेल्ट हुई उसके लिहाज से उन्होंने डिटर्मिन किया कि हमारे सैंपल ने या एनालाइट ने कितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब की है, टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आया है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था उनका जिसमें उन्होंने आइस के जरिए डिटर्मिन किया था कि हमारा एंथैल्पी चेंज कितना आया है। आइस के जरिए किस तरह से किया उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से उन्होंने गिनी पिग लिया और उसको उस वायर मैश केज के अंदर रख दिया उसी असेंबली में, और उसको एयर भी प्रोवाइड की ताकि उसको सांस भी आता रहे। ठीक है जी, तो सबसे पहले उसको प्लेस किया उस चैम्बर में जिसको सराउंड किया हुआ है आइस ने। उसके बाद जो आइस फिल्ड चैम्बर है वो इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड द इनर चैम्बर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि जो इनर चैम्बर है उसको हमने एनवायरनमेंट से इंसुलेट किया हुआ है कि एनवायरनमेंट की हीट जो है हमारी आइस तक ना पहुंच सके, कि हमारा जो एनालिसिस है वो ठीक से हो। हमने यहाँ पर असल में जो गिनी पिग है उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो हीट रिलीज होती है उसको मेजर करना है कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कितनी हीट रिलीज करेगा वो। तो यहाँ पर हमने इंसुलेट इसलिए किया है ताकि वो एग्जैक्ट मेजरमेंट हो, ऐसा ना हो कि हमारी आइस जो है वो बाहर के टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाए। और अल्टीमेटली क्या करेगा जी, जो गिनी पिग है वो हीट रिलीज करेगा। उस हीट के रिलीज होने की वजह से आइस जो है वो मेल्ट होगी। आइस के मेल्ट होने के बाद हम डिटर्मिन करेंगे कितनी आइस मेल्ट हुई और उसके लिहाज से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस की वो है 334 ग्राम जाउल पर ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस को 1 ग्राम मेल्ट होने के लिए 334 जाउल एनर्जी चाहिए। हमारे पास जो गिनी पिग था उसने 10 आवर्स में 370 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट कर दिया, यानी 10 घंटों बाद 370 ग्राम जो थे आइस के वो मेल्ट हो गए। अब हमने ये डिटर्मिन करना है कि अगर आइस के 370 ग्राम मेल्ट हुए हैं तो हीट कितनी रिलीज हुई है। हम क्या करेंगे जी, हमें पता है कि जी 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए 334 जाउल्स चाहिए और 370 ग्राम मेल्ट हुई है। तो हम जब 334 को 370 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो हीट आ जाएगी जो रिलीज हुई है बाय द एनिमल। ठीक है,
और अगर ये हमारे पास आ जाएगी 10 आवर्स की, अगर हमने एक और की निकालनी है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और वो आ जाएगी हमारे पास 12.4 जूल्स पर आवर। यानी 1 घंटे में जो एनिमल था उसने 12.4 जूल एनर्जी रिलीज की, जिसकी वजह से आइस मेल्ट हुई और आइस के मेल्ट होने की वजह से हमने उसकी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो लेवॉइजर और लैप्लास ने किया था और इसके बाद जो है वो कैलोरीमेट्री जो है वो इस तरह से डिस्कवर हुई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी डीएससी की, जो कि हमारा टॉपिक है थर्मो एनालिटिकल टेक्निक है। जिस तरह से हमने पीछे टीजीए पढ़ा था, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक। इसमें अब हमने मेजर करना है हीट फ्लो, यानी आइदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है। और हीट एब्जॉर्ब या रिलीज को हमने किस तरह से मेजर करना है? बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर। जिस तरह से, चूंकि थर्मो एनालिटिकल एनालिसिस है तो टेम्परेचर तो मस्ट हमने प्रोवाइड करना ही है, जिस तरह से हमने टीजीए में प्रोवाइड किया था। तो हमने मेजर करना है इसको हीट चेंज को, और हमने ग्राफ बनाना है हीट चेंज वर्सेस टेम्परेचर या टाइम। डीएससी जो है दैट इज मोर कॉमनली यूज्ड देन टीजीए, इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा हैं। और टीजीए में टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वहाँ पर मैस चेंज हो रहा था, लेकिन डीएससी में मैस चेंज नहीं होता, बल्कि यहाँ पर हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, जिसके लिहाज से हम देखते हैं कि जी आइदर हमारे सैंपल में क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, उसकी मेल्टिंग हो रही है, उसमें क्योरिंग हो रही है। इन सारे प्रोसेसेस को देखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल क्या है जी? सेम के हमने क्या करना है जी, हीट प्रोवाइड करनी है और उसके लिहाज से हमने अपने सैंपल को और हमारा जो रेफरेंस है उन दोनों को सेम टेम्परेचर पर एडजस्ट करना है। सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद हम देखेंगे जी कि हमारे सैंपल में किस तरह से हीट चेंज हो रहा है रेफरेंस के लिहाज से, और उसको हम मेजर कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन है जी इसकी। सबसे पहले हमारे पास हो जाती है जी सैंपल और रेफरेंस क्रूसिबल्स, यानी वो पैन्स जिसके अंदर हमने सैंपल और रेफरेंस को रखना है, जो कि प्लाटिनम या एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील से ट्रीट हुए होते हैं। इंसुलेटर होता है जी सैंपल और रेफरेंस के दरमियान में। डीएससी की 2 टाइप्स हैं, एक पावर कंपनसेटेड डीएससी और दूसरी है हीट फ्लक्स डीएससी। इन दोनों की इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है ये हम नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि जो इंसुलेटर है वो पावर कंपनसेटेड डीएससी में प्रेजेंट है, जबकि हीट फ्लक्स में प्रेजेंट नहीं है। इसकी क्या रीज़न है आगे देखते हैं। इसके अलावा इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास आ जाता है जी टेम्परेचर सेंसर्स, जो कि यूजुअली हमारे पास होते हैं थर्मोकपल्स। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पावर कंपनसेटेड डीएससी है उसमें हमारे पास जो सैंपल और रेफरेंस के सेंसर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं, जबकि जो हमारे पास हीट फ्लक्स है डीएससी, हीट फ्लक्स डीएससी है, उसमें सैंपल और रेफरेंस दोनों के सेंसर्स एक ही होते हैं, यानी एक ही सेंसर दोनों के टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है। देन हमारे पास हीटर्स हैं, ये हीटिंग कॉइल्स हैं, ये हमारी फर्नेस है जिसने हीट प्रोवाइड करनी है, जिसने टेम्परेचर जो है ना वो प्रोवाइड करना है हमारे सैंपल को और रेफरेंस को। अच्छा, एक और चीज़ के रेफरेंस जो है ना वो यूजुअली हमारा एम्प्टी ही होता है, उसमें हम कोई रेफरेंस स्पेसिफिकली रखते नहीं है, बल्कि उसको हम एम्प्टी रखते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होता है जी सॉफ्टवेयर, जो कि सिग्नल देगा कि टेम्परेचर को बढ़ाना है या कम करना है या क्या करना है, इसको भी देखते हैं। टाइप्स हैं जी हमारे पास, इस तरह से मैंने अभी बताया, हीट फ्लक्स एंड पावर कंपनसेटेड डीएससी। सबसे पहले इनकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो सैंपल मैंने बताया था जी हीट फ्लक्स में कोई इंसुलेटर नहीं होगा सैंपल और रेफरेंस के दरमियान, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल और रेफरेंस जो हैं वो साथ साथ पड़े हुए, दरमियान में कोई इंसुलेटर नहीं है, और इनको अटैच किया होता है हमने इलेक्ट्रिक हीटर के साथ या हीटिंग कोयल्स के साथ, या हमने उनको फर्नेस में रखा होता है। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं सेंसर्स, और जो सेंसर्स होते हैं वो दोनों के लिए एक ही तरह के सेंसर्स हम रखते हैं। अगर हम बात करें, हीट सोर्स भी हमारे पास सिंगल है हीट फ्लक्स में। अगर पावर कंपनसेटेड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल और रेफरेंस दोनों डिफरेंट फर्नेस में पड़े हुए हैं, जिस चीज़ की इंडिकेशन है कि देयर इज इंसुलेशन बिटवीन देम। इंसुलेटर का मतलब ये है कि वो दोनों सेपरेट हैं, साथ साथ नहीं है, दोनों के हीटर्स अलग हैं, दोनों के सेंसर्स अलग अलग हैं, और ये अटैच हैं जी सॉफ्टवेयर के साथ। और यहाँ पर इंसुलेटर का मकसद क्या है? अब हमने कहा कि जी हीट फ्लक्स में इंसुलेटर नहीं है और पावर कंपनसेटेड में है, तो इंसुलेटर की वजह से डिफरेंस क्या आएगा दोनों के प्रिंसिपल में, दोनों डिफरेंट तरीके से वर्क कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें हीट फ्लक्स की, तो उसमें चूंकि दरमियान में कोई इंसुलेशन नहीं है, इसका मतलब हीट फ्लो कर सकती है बिटवीन सैंपल एंड
रेफरेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करते हैं बिटवीन द सैंपल एंड द रेफरेंस। यानी क्या किया हमने, सैंपल रखा, सैंपल क्रूसिबल में, रेफरेंस को हमने एम्प्टी रख दिया, वो अटैच है जी इलेक्ट्रिक हीटर्स के साथ, और फर्दर अटैच हैं वो उनके साथ सेंसर्स लगे हुए हैं, और उसके साथ हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तो क्या होगा कि जब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 50 डिग्री प्रोवाइड किया हुआ है रेफरेंस को, 50 डिग्री टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया हुआ है सैंपल को, यानी प्रोग्राम जो हमारी वैल्यू है टेम्परेचर की वो 50 डिग्री है। अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि सैंपल का टेम्परेचर चेंज हुआ, उसमें कोई चेंजिंग आई, कोई ट्रांजिशन आई, उसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन हो गई, उसकी कोई मेल्टिंग हो गई, तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो उस चेंज इन टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं इन हीट फ्लक्स DSC। जबकि पावर कंपनसेटेड में हम क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने वहाँ पर एग्जांपल दी, यहाँ पर भी इसी तरह से बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल हमने रेफरेंस को जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एडजस्ट किया हुआ है और सैंपल को भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एडजस्ट किया हुआ है। थोड़े टाइम के बाद चेंजिंग आई, फॉर एग्जांपल हमारा सैंपल का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या होगा कि अब प्रोग्राम से सिग्नल आएगा कि इस टेम्परेचर को कम करो और उसको रेफरेंस तक लेकर आओ। यानी यहाँ पर हमने जो डेल्टा T है, जो डिफरेंस है बिटवीन द सैंपल एंड द टेम्परेचर, उसको हमने 0 रखना होता है। ठीक है, यानी हमने दोनों का टेम्परेचर सेम मेंटेन करना है। अगर रेफरेंस का 50 है तो सैंपल का भी 50 रहेगा। सैंपल का 50 कैसे रहेगा कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हम उससे हीट ले लेंगे, यानी उसको कूल कर देंगे थोड़ा सा, और अगर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो हम उसको मजीद हीट प्रोवाइड कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक हीटर जो काम कर रहा है यहाँ पर, हीट प्रोवाइड करने की या हीट लेने की, उस चीज़ का ग्राफ बनेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है अगर हमारे सैंपल की जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया है, फॉर एग्जांपल वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे इलेक्ट्रिक हीटर ने हीट उससे लेनी है, यानी इलेक्ट्रिक हीटर ने हीट उससे एब्जॉर्ब करनी है। इसीलिए हमारी जो पीक है, एंडोथर्मिक जो पीक है वो आती है डाउनवर्ड और एक्सोथर्मिक पीक आती है अपवर्ड, क्योंकि हम जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं यहाँ पर वो सैंपल का नहीं कर रहे, हम वो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं जिस चीज़ की प्रोग्राम ने सिग्नल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी कैलिब्रेशन ऑफ DSC। DSC की कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास कैलिब्रेंट्स हैं। कैलिब्रेंट्स हम यूज़ करते हैं जी हाई प्योरिटी के, और उनकी एंथैल्पीज हमें एक्यूरेटली नॉन होनी चाहिए, उनको थर्मली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो खुद ही डिकम्पोज हुए हैं और हमारी जो पीक है वो हमें कैलिब्रेशन ही नहीं दे रही, हमें वो रेफरेंस से मैच ही नहीं कर रही। और लाइट स्टेबल होने चाहिए, हाइड्रोस्कोपिक नहीं होने चाहिए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए उनको पैन के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ। एटमॉस्फेयर जिस तरह से हमने TGA में कहा था कि इंपॉर्टेंट है, हम उसको नाइट्रोजन गैस यूज़ कर रहे हैं या ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो मेटल हम यूज़ करते हैं कैलिब्रेंट, उसमें मोस्टली जो यूज़ होती है वो इंडियम है, इसके अलावा जिंक भी यूज़ होती है। इनऑर्गेनिक्स में पोटेशियम नाइट्रेट है और KClO4 है, इस तरह से पॉलीस्टाइरीन और बेंजोइक एसिड है। तो इन सबको हम एज कैलिब्रेंट्स यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है जी कैलिब्रेशन के लिए हमने सैंपल किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमने सैंपल को वे कर लिया, 3 to 20 मिलीग्राम हम सैंपल लेंगे, और सिंपल पाउडर्स के लिए हम 3 to 5 मिलीग्राम लेंगे, जो कि डिजिट्स हैं, थ्योरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सैंपल के जो पेन्स हैं स्मॉल, वो 0.1 ml के होते हैं, और या तो वो इनर्ट या किसी मेटल के साथ ट्रीट किए हुए हैं, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन में जो सैंपल्स हैं वो एल्यूमिनियम या प्लैटिनम या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। उसके बाद क्या करना है जी, हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये है कि मटेरियल और जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी अगर हमारा सैंपल एल्यूमिनियम के साथ ट्रीटेड है, सैंपल क्रूसिबल, तो हमारा जो रेफरेंस क्रूसिबल है वो भी एल्यूमिनियम के साथ ही ट्रीटेड होना चाहिए, ताकि दोनों की मेजरमेंट हमारे पास, दोनों के ग्राफ्स हमारे पास कंपेरेबल आएँ। तो हमने दोनों को सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, सेम कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए, सेम एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और जो हमारा मटेरियल है वो बॉटम ऑफ द पैन को कम्प्लीटली कवर करना चाहिए ताकि थर्मल कॉन्टेक्ट हो, और हमने पैन को ओवरफिल नहीं करना। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास सैंपल की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे ओपन है, पिन होल है, हर्मेटिकली सील्ड सैंपल्स हैं। इसके डिफरेंट रीजंस हैं। अगर हमने ओपन सैंपल पैन लिया है तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो वो उसमें वोलाटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, या फिर उसको हमने विजुअली भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, विजुअली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ती है हमें।
अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक तरह की पीक्स ना आए, फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो पॉलीमर है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, जिस तरह से थर्मोसेट्स हैं वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते बल्कि उनमें क्योरिंग होती है, यानी वो क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं, तो उस केस में हम अगर हमने विजुअली भी देखना है, अगर हमारे पास क्योर की पीक नहीं आई तो हमने विजुअली देखना है तो हम उसे विजुअली देख सकें। इसके अलावा पिन होल है, हर्मेटिकली सील्ड है, हर्मेटिकली सील्ड हम रखेंगे एक्चुअली फॉर द वोलेटाइल वंस। ओके, this is important point, the last one, small sample mass and low heating rate increase resolution but at the expense of sensitivity। पहले देख लेते हैं जी रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी क्या है डीएससी कर्व में। डीएससी कर्व की जो पीक्स हैं अगर हमने उनको अगर दो पीक्स जो हैं वो उनको इजीली हमने सेपरेट करना है, बहुत ज़्यादा करीब करीब वाले टेम्परेचर पे आ गए हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पीक आ गई है 177 पर, एक आ गई है 180 पे, तो अब उन पीक्स को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो वहाँ पर हमारा जो डीएससी है उसकी रेजोल्यूशन पावर अच्छी होनी चाहिए। और अगर हमने बहुत वीक ट्रांजिशंस को डिटेक्ट करना है, वीक ट्रांजिशंस का मतलब ये है कि बहुत थोड़ी ट्रांजिशंस हो रही हैं और हो सकता है कि समटाइम्स वो डिटेक्टेबल भी ना हो, तो अगर हमने बहुत वीक ट्रांजिशंस को डिटेक्ट करना है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो डीएससी है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल सैंपल साइज यूज़ कर रहे हैं, उसका मैस कम है और हमारा हीटिंग रेट भी लो है, तो हमारी रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, यानी हमारी जो पीक्स हैं वो हमें बहुत वाज़िया अलहदा अलहदा नज़र आएंगी, लेकिन हमारी सेंसिटिविटी इफेक्ट होगी। हो सकता है कुछ वीक ट्रांजिशन जो है वो हमें डिटेक्ट ना हो। ठीक है, तो ट्रांजिशन जो है ना, वीक ट्रांजिशन को डिटेक्ट करने के लिए यानी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हीटिंग रेट को इंक्रीज़ करें, यानी हीटिंग रेट इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद है जी जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वो है जी नाइट्रोजन या आर्गन यूज़ करेंगे फॉर द इनर्ट एनवायरनमेंट, और सम टाइम अगर हमने ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना हो, जिस तरह से हमने टीजीओ में पढ़ा था कि अगर हमने कंबस्टन करवानी है, फॉर एग्जांपल कार्बन कंबस्टन करवानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो कंबस्टन नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ पर मैथ चेंज था, थोड़ा सा सिनेरियो अलग था। एनीवेज, अगर हमें चाहिए ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट तो हम क्या करेंगे जी, हम वहाँ पर गैस में ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम पर्च गैस का यहाँ पर मकसद क्या है, वाई वी आर यूजिंग दैट, एक तो इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए, कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट का उसको मेंटेन करने के लिए, यानी हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास ड्यूरिंग एनालिसिस कोई डिफरेंट तरह की गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनको रिप्लेस कर लेती हैं नाइट्रोजन या ऑर्गन, यानी उनको जो वेस्टेज गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको रिमूव करवाने के लिए भी हम पर्च गैस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन हम किस तरह से करेंगे जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है जी एक बेस लाइन दैट इज़ इंटरपोलेटेड, उसको हमने इंटरपोलेट किया हुआ है। बेस लाइन आगे हम पढ़ते हैं जी 3 तरह की होती हैं, ये हम ड्रॉ करते हैं। बेस लाइन में सब हम ये करते हैं कि जितनी भी हमारे पास पीक्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रिस्टलाइजेशन की पीक को इग्नोर कर दिया, और जिस तरह से यहाँ पर एंडोथर्म की पीक आई उसको अगर हम पीक्स को इग्नोर कर दें तो हमारे पास एक लाइन आ जाती है बेस लाइन जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी ये हो गया। देन हमारे पास यहाँ पर आ रही है पीक दैट इज एंडोथर्मिक पीक, यानी यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डीएससी कर्व की बात कर लेते हैं। तो कैलिब्रेशन हमारी हो गई, अब आगे हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। अच्छा, बेस लाइन की जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर 3 तरह की बेस लाइन्स हैं, लीनियर बेस लाइन, सिग्मोइडल बेस लाइन एंड टेंजेंशियल। लीनियर कब होगी, जब हमारे सैंपल में मेल्टिंग जब हुई है तो उसकी वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का चेंज हम मेजर करने के लिए स्पेसिफिक हीट को ड्रॉ करते हैं अगेंस्ट टेम्परेचर। डीएससी में डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट नहीं मेजर कर सकते, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि एक अलग टॉपिक है पूरा। तो स्पेसिफिक हीट को हम ड्रॉ करते हैं अगेंस्ट टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक हीट में कितना चेंज आया है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स, लाइक हीटिंग रेट को चेंज करने से चेंज आता है स्पेसिफिक हीट में, या मेल्टिंग पीक्स की वजह से चेंज आता है या नहीं। तो अगर हमारे सैंपल में स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं हो रही तो उसकी जो बेस लाइन है वो लीनियर होगी।
अगर उसमें नोटेबल स्पेसिफिक हीट चेंज हो रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है जी, कि पर ग्राम हमारा जो सैंपल है उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने के लिए जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो अगर जूल पर ग्राम पर केल्विन चेंज नहीं हो रहा तो लीनियर बेसलाइन होगी, अगर चेंज हो रहा है तो सिग्मोइडल होगी, और अगर उसमें चेंज आ रहा है लेकिन हमारी जो पीक्स हैं वो स्लोप में जा रही हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो है वो टेंजेंशियल एरिया प्रोपोर्शनल बेसलाइन होगी, यानी हमारी जो पीक्स हैं उनके साथ साथ हम इंटरपोलेट करते जाएंगे और हम अपनी बेसलाइन को डिटर्मिन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपको बेसलाइन टाइप्स अगेन शो करवाई हुई हैं, जिसमें आपको ऊपर वाली, अगर आप ब्लू वाली डायग्राम देखो तो उसमें जो बेसलाइन है वो स्ट्रेट है, जबकि ग्रीन वाली में जो बेसलाइन है वो सिग्मोइडल है। ठीक है, तो अब इसका रीज़न एक ये भी है कि जो ऊपर वाली आपको पीक नज़र आ रही है उसमें स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं हो रही, यानी यहाँ पर जो आपको ग्लास ट्रांजिशन नज़र आ रही है वो तकरीबन बहुत थोड़ी है, लेकिन जो नीचे वाली है उसमें ग्लास ट्रांजिशन ज़्यादा है। ग्लास ट्रांजिशन क्या होती है, चेंजिंग ऑफ द सॉलिड अमॉर्फस, ठीक है, सॉलिड अमॉर्फस जो हमारा सैंपल है उसका चेंज होना इनटू रबरी मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल, यानी हमारा सैंपल जो है वो मेल्टिंग से पहले या क्रिस्टलाइजेशन से पहले बिल्कुल स्टार्ट में, अभी हमने उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू की है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक सॉफ्ट मटेरियल में, एक रबरी मटेरियल में, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लास ट्रांजिशन आती है। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ पर इंडिकेट भी कर दूँ आपको, ये जो है ना, दिस इज थोड़ी सी आपकी जो थोड़ा सा चेंज आया है ब्लू लाइन में, दैट इज ग्लास ट्रांजिशन। इस तरह से आपको यहाँ पर जो नज़र आ रही है ये आपकी ग्लास ट्रांजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लास ट्रांजिशन ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी है, तो जहाँ पर ग्लास ट्रांजिशन थोड़ी होगी वहाँ पर स्ट्रेट बेस लाइन होगी, जहाँ पर ग्लास ट्रांजिशन या इन अदर वर्ड्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो चेंज है वो ज़्यादा होगा, वहाँ पर हमारे पास होगी सिग्मोइडल बेस लाइन। इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट डीएससी कर्व्स। अब हमने डीएससी कर्व्स को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, यहाँ पर आपको 2 कर्व्स नजर आ रही हैं। अब मैं आपको डिफरेंट जनरल कर्व्स दिखाऊंगी और उसके बाद हम एंड पर एक कंपाउंड लेंगे, उसकी हम पीक्स देखेंगे और फिर इंटरप्रेट करेंगे कि हमने जो पीछे पीक्स देखी थी वो हम इंटरप्रिटेशन उसकी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले जनरली देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ए और बी 2 पीक्स नजर आ रही हैं, ए इज शोइंग एक्सोथर्मिक एंड बी इज शोइंग एंडोथर्मिक। ठीक है जी, तो ए जो है वो एक्सोथर्मिक पीक है, एक्सोथर्मिक पीक हमेशा ऊपर को होगी यानी अपवर्ड पीक जाएगी, और जो डाउनवर्ड पीक आपको डीएससी में नजर आएगी वो एंडोथर्मिक होगी। ग्लास ट्रांजिशंस आ गई हैं हमारे पास नेक्स्ट। तो ग्लास ट्रांजिशन जिस तरह से मैंने अभी बताया कि दिस इज अ स्लाइट चेंज इन द बेस लाइन समटाइम्स। ठीक है, बेस लाइन जो आ रही होती है आपके पास उसमें जो स्लाइट चेंज आता है उसमें होती है ग्लास ट्रांजिशन यूजुअली, और ग्लास ट्रांजिशन इंडिकेट करती है कि हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू रबरी मटेरियल या फिर सॉफ्ट लिक्विड या विस्कस लिक्विड भी कहते हैं हम इसे समटाइम्स। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास जो है वो टीजी आ गया है जी, टीजी ऑनसेट, टीजी मिड पॉइंट एंड टीजी ऑफसेट। तो इसमें जो टीजी का मिड पॉइंट होता है यानी हम इसको एवरेज भी कहते हैं, उससे हम डिटर्मिन करते हैं 1/2 CP यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस तरह से आपको यहाँ पर भी टीजी शो करवाया हुआ है, टीजी ऑनसेट, टीजी मिड पॉइंट एंड टीजी ऑफसेट, यानी जिस पॉइंट पर ग्लास ट्रांजिशन हो रही है। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रांजिशन दैट इज अकरिंग इन डीएससी एंड क्लियरली विजिबल। डीएससी में जो ग्लास ट्रांजिशन है वो बहुत हम क्लियरली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक और आपको जनरल डायग्राम शो की हुई है यहाँ पर, इसमें भी स्टार्ट में ग्लास ट्रांजिशन है, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन की पीक हमेशा एक्सोथर्मिक पीक होती है यानी वो अपवर्ड होती है। उसके बाद मेल्टिंग की पीक आ जाएगी जो कि हमेशा डाउनवर्ड होती है यानी एंडोथर्मिक पीक होती है, और उसके बाद डिग्रेडेशन है यानी डिकम्पोजिशन की पीक, वो भी हमारे पास डाउनवर्ड होती है यूजुअली। एक और ग्राफ आपको शो करवाया है जिसमें उसी तरह से ऊपर वाली जो एक्सोथर्मिक पीक है उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, पॉलीमॉर्फिज्म हो सकती है। और अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्या होती है कि सॉलिड का एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। ठीक है, सॉलिड जब एक ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसमें समटाइम्स हीट प्रोवाइड करने के दौरान उसमें हो जाती है सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन, यानी सॉलिड का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो जो एक्सोथर्मिक पीक है
वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की यानी सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन की भी पीक हो सकती है, जिसमें हमारा सॉलिड जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। डाउनवर्ड पीक मेल्टिंग की हो सकती है। इस तरह से पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन भी हो सकती है, डीनेचरेशन भी हो सकती है यानी डिकम्पोजिशन भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एक पीक आती है जी क्योर यानी क्रॉस लिंकिंग, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जी थर्मोसेट एक हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं थर्मोसेट, ठीक है। तो थर्मोसेट क्या करते हैं जी, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो क्या कर लेते हैं, क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो क्रॉस लिंकिंग के बाद उनकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, जिसको हम कहते हैं जी थर्मोसेट टाइप ऑफ पॉलीमर्स या थर्मोसेट टाइप ऑफ सॉलिड्स। एक होते हैं हमारे पास प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके हमारे पास मेल्टिंग पीक आती है, ठीक है जी। तो जो हमारे पास थर्मोसेट होंगे उसके लिए हमारे पास क्योर पीक आएगी, जो कि इस चीज की इंडिकेशन है कि आवर सैंपल कुड बी अ थर्मोसेट। ये डिफरेंट तरह की पीक्स आपको नजर आ रही है, इनको देख लेते हैं क्या है जी। सबसे पहले है जी आपके पास लीनियर मेल्टिंग कर्व, प्योर सब्सटेंस। लीनियर मेल्टिंग कर्व आपको नजर आ रही है यहाँ पर, जो कि एक प्योर सब्सटेंस की है, क्योंकि अगर ये इम्प्योर की होती तो ये थोड़ी सी ब्रॉड पीक होती है आपके पास और शार्प पीक नहीं आती। जिस तरह से यहाँ पर शार्प पीक आपको नजर आ रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्योर सब्सटेंसेस में होगी। यहाँ हम अदर वर्ड्स कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में होगी। ये जो दो पिक्स हैं ये आपको नजर आ रही हैं जी डिकम्पोजिशन की। ऊपर वाली जो है वो जाहिर है वो ऊपर को है तो वो एक्सोथर्मिक की होगी, नीचे वाली डाउनवर्ड है तो वो एंडोथर्मिक की होगी। ये दो पिक्स जो है ये इम्प्योर सब्सटेंसेस की हैं, और जो पहली वाली में आपको एक छोटी सी पीक साथ में नजर आ रही है, दैट इज ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है जी। और ब्रॉड मेल्टिंग पीक आई है, तो ब्रॉड मेल्टिंग पीक इस चीज की इंडिकेशन है कि आपका जो सैंपल है दैट इज इम्प्योर, ठीक है, क्योंकि प्योर की हमारे पास शार्प पीक आती है। ओके, नो दिस इज सल्फापिरिडीन। सल्फापिरिडीन की हमारे पास डीएससी कर्व है। इसको अब हम देखते हैं कि हमें इससे क्या समझ आती है, क्योंकि हमने देख लिया कि कौन सी पीक क्या इंडिकेट करती है। सबसे पहले हमारे पास ग्लास ट्रांजिशन है। ग्लास हमें कैसे पता चला, बिकॉज देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द ग्लास वो बेस लाइन। अब ये चेंज लार्ज भी हो सकता है। ये चेंज लार्ज होगा तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो हमारे पास अमाउंट है मोरफस सॉलिड की वो ज़्यादा है। जितना मोरफस सॉलिड ज़्यादा होगा उतनी ग्लास ट्रांजिशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। ग्लास ट्रांजिशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी क्रिस्टलाइजेशन हुई, जो कि पॉइंट बी पे हुई। यानी ये मोरफस सॉलिड को जब हमने हीट दी तो उसके मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दिया और उन्हें क्रिस्टलाइज होना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक पीक आई, जो कि अपवर्ड थी फ्रॉम द बेस लाइन। उसके बाद हमारे पास आई जी मेटास्टेबल मॉडिफिकेशन पीक। अब बिफोर कन्वर्टिंग फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन टू जो है वो प्योर फॉर्म, या हम कहेंगे जी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले, प्योर नहीं कहेंगे स्टेबल ही कहेंगे, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले वो होगा मेटास्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट। तो मेटास्टेबल की होगी पहले हमारे पास मेल्टिंग पीक आएगी छोटी सी, और उसके साथ आएगी हमारे पास उसकी क्रिस्टलाइजेशन पीक। तो मेटास्टेबल से स्टेबल होने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल परफेक्शन, यानी जिसमें हमारा क्रिस्टल जो है वो परफेक्ट हो रहा है फ्रॉम मेटास्टेबल टू स्टेबल फॉर्म। मेटास्टेबल में भी थोड़ी सी हमारे पास छोटी सी मेल्टिंग पीक आती है, और फिर हमारे पास आती है जी क्रिस्टलाइजेशन पीक आई है छोटी सी, दैट इज एट 177 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास आ गई हमारी शार्प पीक, दैट इज शोइंग द मेल्टिंग ऑफ द स्टेबल मॉडिफिकेशन पीक, कि हमारे पास जो मॉडिफिकेशन थी फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन वो हो गई है स्टेबल, और अब जो है मेल्टिंग हो गई है, और जो पीक है वो हमें डिटर्मिन करेगी द मेल्टिंग पॉइंट। बेस लाइन ट्रांजिशन जो है, यानी बेस लाइन में जो ट्रांजिशन होती है उसको हम ग्लास ट्रांजिशन उसमें डिटर्मिन करते हैं। जो एक्सोथर्मिक है, जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, उसमें क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगी, डिकम्पोजिशन आ सकती है, सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन आ सकती है। सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन जो है दैट अकर्स इन द पॉलीमॉर्फ्स दैट आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह से एंडोथर्म इवेंट्स में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकती है, और इस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। डिटर्मिनिंग द ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पर ट्रांजिशन अकर हो रही है, जिस टेम्परेचर पर हमारा जो सॉलिड है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, either it is converting to the liquid form
तो यहाँ पर हमारे पास पीक आई जिसको हमने एक्स्ट्रापोलेट किया। याद रखिएगा एक्स्ट्रापोलेशन जो है हम अपनी मेल्टिंग पीक की सिर्फ और सिर्फ उन सैम्पल्स में कर सकते हैं जिनका मैस जो है वो 500 mg से कम होता है। ठीक है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो ऑनसेट ऑफ टेम्परेचर जो है वो हमें बताएगा पीक जो है मेल्टिंग टेम्परेचर की वो हमें बताएगी मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है जी डिटर्मिनिंग हीट या एथॉल्पी ऑफ फ्यूजन। एथॉल्पी ऑफ फ्यूजन के लिए हम क्या करते हैं जी, हम जो अपनी पीक है उसका एरिया डिटर्मिन करते हैं और एरिया डिटर्मिन करने के बाद जो एरिया हमारे पास आता है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर उन्होंने एरिया ड्रॉ किया हुआ है पीक का। डिटर्मिनिंग प्योरिटी ऑफ द सैंपल, याद रखिएगा जितना हमारा सैंपल इम्प्योर होगा उतनी हमारी पीक जो है वो एक तो लो टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट होगी, दूसरा ब्रॉड होगी। जिस तरह से यहाँ पर 97 की पीक ब्रॉड है, लो टेम्परेचर पे है। 99 की पीक उससे थोड़ी सी शार्प हो गई है और टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज टेम्परेचर पर हमारे पास पीक आई है। 99.9% जब हमारा सैंपल प्योर हो गया, बेंजोइक एसिड जो है हमारा सैंपल, तो 99.9% पर हमारी बहुत ही शार्प पीक आई है और ब्रॉड बिल्कुल भी नहीं है और इंक्रीज टेम्परेचर पर आई है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारा सैंपल अब प्योर है। ठीक है जी, तो जितना सैंपल इम्प्योर होगा उतनी लो टेम्परेचर की तरफ हमारी पीक जो है वो शिफ्ट हो जाएगी और दूसरा हमारी पीक ब्रॉड होती जाएगी। ये डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरीली ड्यू टू द सैंपल ट्रांजिशन, जो सैंपल में ट्रांजिशन की वजह से नहीं हो रहे बल्कि डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफरेंट चेंजेस की वजह से वो हो रहे हैं। इस तरह से आपके पास ये है जी, ये इंडिकेट करिए कि सैंपल मूवमेंट हो रही है सैंपल में, तो इस तरह की आएगी हमारे पास पीक। इस तरह की थोड़ी सी हमारे पास डिस्टॉर्शन आएगी अगर सैंपल पैन में डिस्टॉर्शन आ गई है। अगर मूवमेंट ऑफ पैन हो गई है सैंपल में तो ये हमारे पास छोटी सी पीक आएगी। इसी तरह से अगर मैकेनिकल कोई शॉक हो गया है इंस्ट्रूमेंट में, कूल एयर एंट्री हो गई है सेल में, तो हमारे पास इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी सारी पीक्स आ जाएंगी। ये आ गई है हमारे पास एक्सोथर्मिक की पीक्स हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक की पीक्स की। तो एंडोथर्मिक पीक्स में अगर सेंसर कंटेमिनेशन हो गई है हमारे सेंसर में किसी की, यानी जो टेम्परेचर सेंसर हमने थर्मोकपल्स अटैच किए हुए हैं, तो उसके नतीजे में इस तरह की पीक्स आएंगी। क्लोजिंग या ओपनिंग करेंगे पैन की तो इस तरह की पीक्स आएंगी। बर्स्ट ऑफ द पैन लिड, अगर हमारा पैन लिड जो है वो किसी वजह से बर्स्ट कर गया है तो उसकी वजह से इस तरह की पीक आ सकती है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस में हमारी माइनर चेंज आएगा और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की वजह से हमारे पास ये जो लास्ट वाली 2 पीक्स शो करवाई हुई हैं ये आ सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पीक्स हैं इन रेड, ब्लू एंड ग्रीन, जिनमें फ़र्क ये है कि ये डिफरेंट ली हुई हैं हीटिंग रेट्स पे। यानी आपके पास रेड पीक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट जो है वो है हीटिंग रेट, ब्लू वाली में 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट है, जबकि ग्रीन वाली में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट है। तो हीटिंग रेट चेंज करने की वजह से हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो मेल्टिंग शिफ्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हुआ है 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड का, ज़्यादा नहीं हुआ। अगर हीटिंग रेट चेंज करने की वजह से हमारा मेल्टिंग शिफ्ट ज़्यादा ना हो तो इसका मतलब है हमारी जो पीक्स हैं वो मेल्टिंग की हैं। फॉर एग्जांपल इसलिए है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी पीक जो है वो मेल्टिंग है या हमारी पीक जो है वो डिकम्पोजिशन की है। ठीक है, तो वो डिटर्मिन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट हीटिंग रेट्स पे पीक लेंगे। जब हम डिफरेंट हीटिंग रेट्स पे पीक्स लेंगे तो अगर हमारे मेल्टिंग पॉइंट जो है या मेल्टिंग शिफ्ट जो है वो ज़्यादा नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमारा जो पीक्स हैं वो मेल्टिंग पीक्स हैं, यहाँ पर कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुई। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट हीटिंग रेट्स पे पीक्स लें और वहाँ पर शिफ्ट ज़्यादा है, जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो तो रेड के बाद ब्लू में 322 पे आपको जो है वो पीक शो हुई है और इसी तरह से आपको जो ग्रीन है उसमें 335 पे शो हुई है। तो जो आपके पास शिफ्ट है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप पर मिनट पर हीट किया तो कम टेम्परेचर पे पीक आई, फिर ज़्यादा पे आई और फिर उससे ज़्यादा पर आई, जिस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये आपकी मेल्टिंग पीक्स नहीं है, क्योंकि अगर मेल्टिंग पीक्स होती तो यहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट ना होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीक्स है दैट इज़
मे बी ड्यू टू द डिकम्पोजिशन इन द सैंपल, डिकम्पोजिशन की वजह से हो सकती हैं। एप्लीकेशंस हैं जी हमारे पास जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं सबको। ग्लास ट्रांजिशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलिनिटी है, कंपोजिशन एनालिसिस है, हीट कैपेसिटी है। तो इन सारी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट ग्राफ्स के ज़रिए। सो दिस इज़ अबाउट DSC। एंड एक और टेक्निक होती है जो मैंने आपको उसके जो है वो ड्यूरिंग भी बताया, DTA, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। वो भी थर्मो एनालिटिकल टेक्निक है। उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि DTA में हम कंपनसेशन नहीं करते, यानी हम डेल्टा T को ज़ीरो नहीं रखते। सैंपल और जो रेफरेंस का टेम्परेचर है उसको हम ज़ीरो नहीं करते, उसमें कोई जो चेंज है उसी को हम मेजर करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।